नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम अपनी निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे। जीन संपादन चिकित्सा में क्रांति या नैतिक दुविधा। यह टॉपिक हमारा साइंस टेक का भी है और करंट अफेयर का भी है। देखो, जितने वर्ग दिए गए हैं उन सभी वर्गों से संबंधित हम आपको हमेशा ऐसे कराते हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आज किसी ने पूछा था कि आरओ के लिए अलग से करा दीजिए। देखिए क्या है, आपका आयोग कोई भी हो, जो मैं ऐसे कराता हूँ यूपीएससी, पीएससी, आरओ, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, यानी कोई भी आयोग आपका हो, सबके लिए वह रहता है। बस क्या है कि किसी आयोग में प्रश्न जो हमारे शब्द पूछे जाते हैं कम होते हैं और किसी में ज़्यादा होते हैं। केवल शब्दों का ही रहता है और वो भी डिपेंड कब करता है कि आपका वह जो एसे है या निबंध है कितने नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो निबंध के टॉपिक सब में एक ही हैं। अब आरओ के लिए हम ऐसा करेंगे, जब आपका पेपर होने वाला होगा, अभी तो रिजल्ट शायद नहीं आया है, जब आपका पेपर होने वाला होगा उससे पहले हम आपको लगभग 20-25 निबंध हम आपको और ज़्यादा करा देंगे, स्पेशल उतने के ही लिए। जैसे मान लो वहाँ पर अगर हमसे 600 वर्ड का पूछा जाता है तो हम आपको उसमें 700 वर्ड का ही करा देंगे, जिससे कि आपका बिल्कुल लिखने का अभ्यास हो जाएगा। ये ऐसा तब करेंगे जब आपका पेपर आने वाला होगा। अभी आप क्या करो, हर एक निबंध आप सही से देखा करो, हर एक निबंध सही से पढ़ा करो। क्या है, जब खूब अपने पास शब्द होंगे, जब अपने पास एक शैली होगी, प्रवाह होगा, जब हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या लिखें, तो चाहे 600 का है चाहे 1000 का है, क्योंकि जब हमारी परीक्षा भारत की है, भारत के अंदर होनी तो चीज़ें लगभग भारत के अंदर वाली पूछी जाएंगी। और अब ऐसे देखो, बहुत पुश्तैनी ऐसे वैसा नहीं निबंध आता है। अब जो आता है कहीं ना कहीं से वो करंट अफेयर की चीज़ों को जोड़ के आता है, विषय पुराना ले लेते हैं और उसको आज से तुलना करा लेते हैं। ऐसे करके ही ऐसे आते हैं, निबंध आते हैं। तो आप परेशान मत हो, आपके लिए हम अलग से भी करा लेंगे। जो भी परीक्षा हमारे पास में होगी उसको हम ऐसे कर लेंगे। जैसे जब यूपीएससी वाले आप जाओगे तो आपके लिए जो निबंध की अलग से सीरीज बनेगी उसको करा लेंगे। जब आप यूपी पीएससी में जाओगे, अभी पीएससी इसका शायद 12 अक्टूबर को है, प्री प्री होने वाला है। बीपीएससी आप लोग दिसंबर में प्री दोगे, तो आप जब दिसंबर में प्री दोगे तो आप मार्च अप्रैल में कुछ भाई मेंस के लिए तैयार होगे। आप अक्टूबर में दे रहे हो तो आप मान लो जनवरी में मेंस के लिए निकलोगे, तो तब तक हम आपका वहाँ पर अच्छे से करा लेंगे। एमपीपीएससी की अगर बात करें तो इनका तो अभी फाइनल रिजल्ट आया है, तो इनको सबको खुशी मनाने दो, इनके यहाँ तो अभी इतना जल्दी कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो जैसा आयोग चलता रहेगा वैसे हम आपके पेपर वो निबंध कराते रहेंगे, यानी मेंस की पूरी तैयारी कराते रहेंगे। बस आप देखते जाना। जो जीएस के हम क्वेश्चन कराते हैं जीएस वाली सीरीज में, उसमें भी हम यही चीज़ कर रहे हैं कि अभी हम एक एक टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। एक एक टॉपिक पढ़ के आप इसे सीखोगे। पहली चीज़ है शैली सीखोगे, दूसरी चीज़ है आप बैठना सीखोगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी क्लास पूरी आप लोग देखा करो। पूरी देखने से क्या फ़ायदा है, अगर मान लो मेरी क्लास 10-12 मिनट की हो रही है तो आप 10-12 मिनट पहले बैठने की आदत डालो। जब बैठने की आदत पड़ेगी तब आप सही गलत लिखना उसमें सीखोगे। सही गलत जो भी लिखोगे लिखोगे तो कम से कम मान लो 2 पन्ना 3 पन्ना लिख तो रहे हो। 2-3 पन्ना लिखोगे गलत भी लिख दिए तो मैं कहीं जा थोड़े रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, पूरा कराऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो मेंस की तरफ से। बस अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले क्लास जो है मिलते रहें। और क्लास आप बस पूरा देख लेना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, जब आपको समय मिले आप तब देख लेना। बाकी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, देखो आप आराम से करो, मुझे उससे कोई वो नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई बाहर आप निबंध के लिए, आज मैं एक बड़ी कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनका मैं देख रहा था, वो 12,000 रुपये निबंध प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं आपसे, निबंध प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और मैं उनके कुछ पिछले साल के देखा कि किस टाइप के निबंध भाई कैसे पढ़ाते हैं, मैंने सोचा चलो इनको थोड़ा कॉपी किया जाए। तो मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, सब अपने अपने टीचर मेहनत करते हैं। लेकिन यकीन मानो अगर वैसे आप निबंध लिख के आओगे ना तो 20-25 नंबर अगर आप पा जाओ बहुत हैं। ठीक है, देखो हर चीज़ का एक तरीका होता है, अगर आप तरीके से नहीं चलोगे तो आप मेहनत बहुत करोगे। देखो आपकी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन आपको अगर गाइडेंस नहीं सही मिलेगा तो भैया उस मेहनत का कोई मतलब थोड़ा है।
इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, जितना मैं पढ़ा देता हूँ ना इतना ही आप क्लास को देखते जाओ। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं तो भाई सबसे बोल रखा हूँ, कमेंट में आप सीधे लिखो जो चीज़ नहीं समझ में आएगी, कमेंट में लिखो। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आपने एक चीज़ देखा होगा, और मुझे तो जितने लोग जुड़े हो ना इनमें मुझे कई लोगों के तो नाम तक याद हो गए हैं, रेगुलर वाले जो हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है मैं आप सबके बीच में बैठ के पढ़ाता हूँ और आपको समझ जो नहीं आता है आप मुझे बता देते हो, और ये अच्छी चीज़ है। मुझे यही इंटरेक्शन चाहिए। अभी मैं बताऊँ, कई लोग कह रहे थे सर आपका चैनल आगे जाएगा, ठीक है, आपकी दुआएं शुभकामनाएं बहुत हैं। दूसरी चीज़ है, चैनल कहीं भी जाए मुझे नहीं मतलब है, आप आयोग में जाओ, आप नौकरी पाओ, हमें ये चाहिए। अगर मान लो आप 20 लोग भी जुड़े हो ना, तो मुझे चाहिए कि यार ये 20 चाहे एमपी में चले जाना, इसमें चले जाना, इसमें चले जाना, इसमें चले जाना, इसमें चले जाना, चाहे जहाँ चले जाना, बस चले जरूर जाना, ठीक है। बस ये मुझे चाहिए, बाकी चैनल यार चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा कोई बात नहीं है, और ईश्वर चाहेगा जैसा होगा आगे देखा जाएगा। मैं कभी चैनल पर बहुत जोर नहीं देता हूँ कि हाँ इसमें ऐसा। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों से मैं ज़रूर बोलता हूँ, जिससे कि यदि एक भी बंदा नया आया है तो उसको कुछ नई चीज़ें मिलती रहें। बस इतना मेरा है। निबंध में विधिवत आपको पढ़ाऊंगा। कमेंट, हाँ एक लोगों ने बोला था सर मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं ऐसा नहीं है। देखो क्या है, कई बार कमेंट नीचे चले जाते हैं, जैसे मैं क्लास आज लिया फिर मैं नहीं देख पाया, टाइम नहीं मिल पाया, आपके लिए ये निबंध तैयार भी तो करने होते हैं ना, तो टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं कई बार हो सकता है रात बिरात या लेट लतीफ़ में रिप्लाई दे देता हूँ, लेकिन मैं सबको रिप्लाई देता हूँ और मैं आगे भी हर व्यक्ति को रिप्लाई दूंगा। आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। थोड़ा लेट हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करिएगा, ठीक है। देखो अभी क्या है, अभी मैं एक एक निबंध आपको लिख के सिखाता हूँ। जैसे आप एक चीज़ याद करो, जब छोटे थे, जब साइकिल चलाते किसी को देखते थे तो क्या मन करता था हम भी साइकिल चलाएं। फिर हमारे एक बड़े भैया थे, उन्होंने क्या कहा, जो गांव से होंगे वो समझेंगे इस बात को, उन्होंने क्या कहा, पहले तुम पैदल चला के साइकिल आओ। तो हम साइकिल उठाए और सड़क पे हम पैदल थोड़ा थोड़ा घिसलाने की कोशिश किए, बहुत अच्छी नहीं चली, थोड़ी थोड़ी घिसलाए, कमर से लगा के घिसलाए, कैसे भी घिसलाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब बड़े भैया ने देखा कि ये घिसला ले रहा है, तो हमसे बोले अब ऐसा करो तुम थोड़ा चलाने की कोशिश करो, पीछे मैं पकड़े हूँ। बड़े भैया ने पीछे पकड़ा, हम चलाते रहे। फिर इसके बाद क्या हुआ, बड़े भैया कैसे भी करके हमें डंडे पे बैठा दिए कि हाँ अब ऐसे करके तुम चलाना शुरू करो। फिर बड़े भैया पकड़े रहे, और बड़े भैया ने अब थोड़ा चालाकी कर दी, बीच में यहाँ तक जब हम आए तो उन्होंने साइकिल छोड़ दिया और हमें लगा वो पकड़े हैं। फिर इसके बाद हम गद्दी पे आ गए, जब गद्दी पे बैठ गए तो हम साइकिल दौड़ाने लगे। आज बड़े भैया को हम बैठा के साइकिल चला रहे हैं, है ना, ये कर रहे हैं। यानी एक समय पर जब वो हमारा साथ छोड़ दे रहे हैं और हमें उतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम चला ले जाएंगे, तो हम बहुत बेहतरी से चला ले जाते हैं। तो अभी हम आपको पहले दौड़ाना सिखाया कि निबंध लिखना कैसे है, क्योंकि बहुत कुछ आपने यूट्यूब पर निबंध के बारे में देख रखा है, बहुत कुछ देखा है। आप यकीन, मैं कह रहा हूँ मुझसे शायद अभी तक 800 लोग जुड़े होंगे। 800 में से मान लो 200 लोगों ने मेरे क्लास देखे। मैं बता रहा हूँ इन 200 लोगों ने, सबको मिला लो 2 लाख से ज़्यादा वीडियो नहीं देख रखे होंगे क्या, कि कुछ मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, चाहे वो जीएस के पोर्शन की बात रहे। सब देखने के बाद मैं उतरा हूँ इसमें, और अभी मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है 10-12 दिन ही हुए हैं काम करते हुए, तो ठीक है। चलो अब आज का टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम निबंध में ये टॉपिक क्या है, टॉपिक देखते हैं, जीन संपादन, चिकित्सा में क्रांति या नैतिक दुविधा, और ये है हमारा साइंस का टॉपिक, ठीक है। टॉपिक हम कौन सा लेंगे, नियमों, थोड़े सामान्य तथ्य देख लेते हैं क्या क्या हमारे लिए जरूरी है। 60 से 70% जब हमें ज्ञान होगा किसी विषय में वो टॉपिक लेंगे जिससे कि हमें उसमें लिखने में दिक्कत ना हो। निबंध का ढांचा कैसे बनाएंगे, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष से। प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष से। प्रस्तावना क्या होगी, प्रस्तावना होगी 100 शब्दों की, जिसमें हम टॉपिक के बारे में लिखेंगे कि इसमें क्या पूछा जाएगा। मुख्य भाग, मुख्य निबंध होगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण, चुनौतियां, लाभ, हानि, सारी चीजें हो जाएंगी। निष्कर्ष हमारा होगा, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, जो हमने मुख्य भाग लिखा है इसका निचोड़। फिर बार बार किसी मुद्दे को हम दोहराएंगे नहीं, जैसे एक ही बात हम बार बार लिखते जा रहे हैं पैराग्राफ बदल के, वो नहीं करना है। और पैराग्राफ जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इतिहास की बात हमने यहाँ लिखा फिर यहाँ लिख दिया और ये बन ही नहीं रहा हिसाब, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए, यदि हम फैक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए, हम अनुमानित फैक्ट नहीं प्रयोग करेंगे। भाषा शैली सही रखेंगे, जब आप खूब निबंध की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, जब शब्द हो जाएंगे
तो शैली अपने आप अच्छी हो जाएगी। क्लास को पूरा देखेंगे जिससे आपकी समझ में आए। पीडीएफ से अभ्यास किया जा सकता है, ये मैंने पॉइंट लिख दिया है। इसका कारण ये है, जैसे कई लोग कहते हैं पीडीएफ के लिए पीडीएफ पीडीएफ, तो भैया पीडीएफ अगर मिल गई ना तो किताबें तो बहुत पहले से आपके पास हैं, सब कुछ लिखा है उनमें। तो क्लास देखो, क्लास में बहुत सारी चीज़ें मैं उदाहरण से समझाता हूँ जो आपके लिखने में काम आएंगी। पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैंने चैनल बना दिया, आप वहाँ ले लेना। टॉपिक के बाहर निबंध नहीं जाना चाहिए। जैसे हमसे अगर कुछ पूछा गया है, ये हमारा टॉपिक है, तो हम इसके बाहर की चीज़ नहीं लेंगे, हमें इसी में रखना है। चाहे हम इतिहास की बात करें तो इसी के इतिहास की बात करेंगे, अर्थशास्त्र से संबंधित बात करेंगे तो इसी के अर्थशास्त्र की बात करेंगे। सूक्तियों का जो हम प्रयोग करेंगे आवश्यकता अनुसार करेंगे। ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा कोटेशन भरते जा रहे हैं, कोटेशन भरते जा रहे हैं, ये हमें नहीं लगना चाहिए। फिर वही बात कह रहे हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे की क्लास मिलती रहे। जीन संपादन चिकित्सा में क्रांति या नैतिक दुविधा। सबसे पहले हम इसमें प्रस्तावना लिखते हैं। देखो, इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इसमें है क्या, जीन एक साइंस की नई इकाई आई है, जिसमें क्या है कि ये हमारे व्यवहारिक लक्षण जो हैं उनको तकनीक के माध्यम से कहा जा सकता है कि उनको नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें इसी बारे में चीज़ें लिखनी है कि साइंस ने क्या इसमें प्रगति की है और किस बारे में ये आगे कैसे जाता रहा है। तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना लिखेंगे, फिर मुख्य भाग में ये लिखेंगे कि कहाँ से इसकी ऐतिहासिक शुरुआत हुई, बाकी हम आपको समझाते चलेंगे। जीन जीवन की मूल इकाई है। यह प्रत्येक जीव के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। विज्ञान और तकनीक की प्रगति ने जीन को समझने और उसमें बदलाव करने की दिशा में मानव को नई शिक्षा शक्ति प्रदान की है। इसी कड़ी में जीन संपादन, संपादन मतलब एडिटिंग, तकनीक ने चिकित्सा जगत में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। इस तकनीक से किसी भी जीवित प्राणी के डीएनए क्रम को सटीक रूप से बदला जा सकता है। आधुनिक युग में CRISPR-Cas9 जैसी तकनीकें, यह एक टेक्निक है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इसमें आप वो मत करिएगा CR ऐसे मत लिखिएगा, इसको ऐसे लिख देना। सरल और प्रभावी हो गई है कि इन्हें क्रांति की संज्ञा दी जा रही है, परंतु यही क्रांति कई गंभीर नैतिक प्रश्न भी खड़े करती है, जिससे यह विषय चिकित्सा जगत के साथ साथ समाज, राजनीति और नैतिकता के क्षेत्र में भी गहन विमर्श का केंद्र बन गया है। इसमें हमने ये बताया, ये हमारी प्रस्तावना थी, इसमें हमने ये बताया कि जीन एडिटिंग क्या होती है और कैसे काम करती है, और यह समाज के लिए थोड़ा घातक हो सकती है। कैसे घातक होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में जीन संपादन को एक वरदान के रूप में देखा जा रहा है। आज दुनिया भर में कैंसर, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी आनुवंशिक बीमारियां लाखों लोगों को जीवन संकट में डालती हैं। अब आप मान लो इन कठिन कठिन बीमारियों के नाम भूल जाओ, मैं इसका नाम भूल गए तो यही लिख देना, जैसी आनुवंशिक बीमारी, कैंसर लिख देना, फिर जैसी आनुवंशिक बीमारियां लिख देना, ठीक है। इन बीमारियों का मूल कारण जीन में गड़बड़ी है। पारंपरिक उपचार इन रोगों को केवल नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाते हैं। जीन संपादन तकनीक से सीधे डीएनए के दोषपूर्ण हिस्से को काटकर सही क्रम में बदलने की संभावना उत्पन्न होती है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी आनुवंशिक रोग का स्थायी समाधान संभव हो सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देशों में इसके शुरुआती प्रयोग उत्साहजनक परिणाम दिखा चुके हैं। 2023 में अमेरिका ने CRISPR आधारित एक थेरेपी को सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए मंजूरी दी, जिसे ऐतिहासिक कदम माना गया। इसके अतिरिक्त कैंसर जैसी बीमारियों में भी जीन संपादन से नई राहें खुल रही हैं। प्रतिरक्षा कोशिकाओं के जीन को संपादित करके उन्हें कैंसर कोशिकाओं पर आक्रमण करने के लिए और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इसे CAR-T ऐसे बोलते हैं, सेल थेरेपी के रूप में विकसित किया गया है, जिसने कई असाध्य माने जाने वाले कैंसर रोगियों को नया जीवन दिया है। इसी प्रकार HIV वायरस को खत्म करने के प्रयास भी जीन संपादन से चल रहे हैं। दुनिया में लगभग 38 मिलियन लोग HIV से संक्रमित हैं। यदि इसके जीन स्तर पर समाधान संभव हो गया तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के इतिहास में बड़ी जीत होगी। जीन संपादन से केवल रोग उपचार ही नहीं,
बल्कि रोग निवारण भी संभव है। भ्रूण अवस्था में ही दोषपूर्ण जीन को बदलकर आने वाली पीढ़ियों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। यदि यह तकनीक सुरक्षित और नियंत्रित रूप से विकसित होती है तो भविष्य में मनुष्य ऐसे आनुवंशिक विकारों से मुक्त हो सकता है जो आज तक लाइलाज रहे हैं। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक इसे भविष्य की दवा कह रहे हैं। अब इसमें देखो क्या है, थोड़ा और समझते हैं कि यह कहाँ तक कैसी कैसी कंडीशन में यह बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। जीन संपादन केवल चिकित्सा केंद्र में क्रांति तक सीमित नहीं है, यह गहन नैतिक दुविधाओं को जन्म देता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या मानव को शरीर की भूमिका निभाते हुए जीवन के मूल ढांचे को बदलने का अधिकार होना चाहिए? यदि भ्रूण के जीन को बदला जा सकता है तो क्या यह केवल रोग निवारण तक सीमित रहेगा? फिर इसका प्रयोग बुद्धिमत्ता, शारीरिक आकर्षण, लंबाई, शक्ति, यहाँ तक कि लिंग चयन के लिए भी होने लगेगा। इसे डिजाइनर बेबीज की अवधारणा जन्म ले सकती है, जहां अमीर परिवार अपने बच्चों को खास गुणों के साथ जन्म देंगे, गरीब परिवार इस तकनीक से वंचित रहेंगे। यह सामाजिक असमानता और भी गहरी कर सकती है। ये बहुत चिंता की बात है। आपको पता है, यदि ये चीज़ संपन्न हो गई या बिल्कुल सफल हो गई तो भैया जैसा बच्चा चाहोगे वैसा बच्चा आप पैदा कर लोगे। भाई जीन में आप एडिटिंग करा लोगे, संपादन करा लोगे, और इससे बहुत घातक माहौल पैदा हो जाएगा इस दुनिया में। ऐसे समझो आप। इसी तरीके से हम अपनी मेंस की जीएस सीरीज चला रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहे। नैतिक चुनौती यह भी है कि जीन संपादन में अनपेक्षित परिणामों का खतरा बना रहता है। जीन का एक हिस्सा बदलने से पूरे डीएनए क्रम पर असर पड़ सकता है। इससे नए रोग उत्पन्न होने की आशंका है। यदि भ्रूण स्तर पर किया गया संकलन संपादन असफल हो गया तो इसका खामियाजा अगली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। वर्तमान तकनीक अभी इतनी सटीक नहीं है कि इसे 100% सुरक्षित कहा जा सके। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय समितियां इसे नियंत्रित और सावधानीपूर्वक अपनाने की सलाह देती हैं। इस तकनीक का सैन्य और जैव राजनीतिक दुरुपयोग भी संभव है। यदि जीन संपादन का प्रयोग जैविक हथियार बनाने के लिए हुआ तो पूरी मानवता संकट में पड़ सकती है। किसी खास नस्ल या क्षेत्र की कमजोरियों को लक्ष्य बनाकर घातक वायरस तैयार करना विज्ञान को विनाश का हथियार बना सकता है। इसीलिए कई विशेषज्ञ इसे डबल एज्ड स्वॉर्ड मानते हैं, दोधारी तलवार। भारत जैसे देश के संदर्भ में जीन संपादन की संभावनाएं और चुनौतियां दोनों ही बड़ी हैं। भारत में बड़ी आबादी आनुवंशिक बीमारियों से जूझ रही है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और दुर्लभ रोग यहाँ लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जीन संपादन चिकित्सा के लिए वरदान साबित हो सकता है, किंतु इसकी लागत अभी बहुत अधिक है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए इसका लाभ लेना कठिन है। इसके अलावा भारत में जैव नैतिकता और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भ्रूण स्तर पर जीन संपादन पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन अनुसंधान को अनुमति दी है। इससे स्पष्ट है कि भारत संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश कर रहा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन ने 2018 में एक बड़ा विवाद खड़ा किया था, जब वहां के एक वैज्ञानिक ने जीन संपादित शिशुओं को जन्म देने का दावा किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में आक्रोश फैला और इसे गैर जिम्मेदाराना कदम बताया गया। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि यदि उचित नियमन और वैश्विक सहमति न हो तो यह तकनीक मानवता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जीन संपादन को चिकित्सा तक सीमित रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस नैतिक और कानूनी ढांचा बनाया जाए। इसके लिए सभी देशों को सहयोग करना होगा ताकि तकनीक का दुरुपयोग रोका जा सके। साथ ही अनुसंधान को प्रोत्साहन भी देना होगा ताकि वैज्ञानिक सुरक्षित तरीकों से इस तकनीक को और परिष्कृत कर सकें। यह संतुलन ही जीन संपादन को क्रांति से आपदा बनने से बचा सकता है। यह कहा जा सकता है, यह समापन में भी लिख सकते हो, निष्कर्ष भी लिख सकते हो, निष्कर्षतः भी लिख सकते हो और समापन में भी लिख सकते हो कि जीन संपादन निस्संदेह 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। इसमें मानवता को लाइलाज रोगों से मुक्त दिलाने
और जीवन की गुणवत्ता सुधारने की क्षमता है, किंतु इसका प्रयोग यदि केवल चिकित्सा और रोग निवारण तक सीमित न रहा तो यह नैतिक और सामाजिक संकट उत्पन्न कर सकता है। प्रश्न केवल विज्ञान का नहीं, बल्कि यह मानवता की दिशा का प्रश्न है। क्या विज्ञान मानव कल्याण का साधन बनेगा या असमानता और विनाश का हथियार? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम जीन संपादन को किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं और नियंत्रित करते हैं। इसीलिए इसे एक और चिकित्सा में क्रांति कहा जा रहा है और दूसरी वह एक नैतिक जो है गहरी दुविधा भी है। तो यह हमारा जीन संपादन से संबंधित ऐसे था। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि साइंस टेक का है। दूसरा, दुनिया को इससे लाभ भी बहुत ज़्यादा है और हानि भी बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार ये ऐसे हमें दोनों पक्षों में लिखना रहेगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी तो हम चीज़ें आपको बता ही दिए हैं। और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ हो। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको वो सब्जेक्ट, वो ऐसे, वो विधि पूरी समझाएंगे। और आप इसको ना 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जितने शब्द भी आपके दिमाग में आए, मान लो 100 आ रहे, 200 आ रहे, 300 आ रहे, जितना आप लिख पाओ उतना लिखने के लिए पेन उठाना। धीरे धीरे शब्द अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो ये क्लास हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।